लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। डियर स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने में काफ़ी हद तक कामयाब रहा और इसकी जो अचीवमेंट की बात करें, मेजर अचीवमेंट थी, कामयाबी थी, वो क्या थी? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने क्या कहा कि एटम कंसिस्ट ऑफ ए टाइनी सेंट्रल कोर कॉल्ड न्यूक्लियस, राइट, जिसमें क्या होता है, एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज एंड एंटायर मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन दिस वेरी स्मॉल स्पेस, राइट, और इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। अब इसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ वेरियस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, राइट। अब देखो इसी बात के ऊपर इसकी लिमिटेशन है, इसकी कमी भी इसी बात के ऊपर आ गई कि रदरफोर्ड ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ वेरियस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, जैसे प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? रदरफोर्ड्स प्लेनेटरी मॉडल भी कहते हैं कि जैसे प्लेनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। अब ये इस बात को नहीं बता पाया कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। मतलब क्या हुआ इसका कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिट। सो फर्स्ट लिमिटेशन क्या होगी इसकी देखते हैं। सो फर्स्ट लिमिटेशन पे नजर डालते हैं। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस सर्कुलर ऑर्बिट। जैसे मान लो ये पहला ऑर्बिट है, पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इस प्रकार से ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब देखो दूसरी लिमिटेशन क्या है कि जब रदरफोर्ड ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस सर्कुलर ऑर्बिट। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि किसी भी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स ए बॉडी कैन नॉट मूव इन सर्कुलर पाथ। इसका मतलब यदि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कूलम्ब फोर्स है, वो क्या कर रहा है? इनको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इट मीन्स देयर इज फोर्स। यदि फोर्स लगा हुआ है इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है, these are just like accelerated charge particle। so देखो हम क्या बात कर रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, मतलब इन पे फोर्स लगा हुआ है, फोर्स लगा हुआ है तो ये किसकी तरह बिहेव करेंगे? these behave just like an accelerated charge particle and we know that accelerated charge particle is source of electromagnetic wave, right। ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरह बिहेव करेंगे? एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल की तरह। इसका मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ बिहेव कर रहे हैं तो दे आर जस्ट लाइक एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पढ़ चुके हैं हमारी लास्ट यूनिट 5th यूनिट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, कि जो कोई भी एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल है दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और वी कैन से दैट दीज इलेक्ट्रॉन विल लूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो हम ये कह सकते हैं कि इन इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है दैट मस्ट लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जब इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लॉस होती जाएगी तो क्या होगा? इनका जो ऑर्बिट है दैट विल आल्सो गो ऑन डिक्रीजिंग। तो इनका जो ऑर्बिट बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा कि जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करेंगे इनका जो ऑर्बिट है दैट विल गो ऑन डिक्रीजिंग एंड फाइनली द इलेक्ट्रॉन विल फॉल इनटू न्यूक्लियस। जैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फॉल करेगा एटम क्या होना चाहिए? एटम या यूँ कह देंगे एटम मस्ट कोलैप्स, श्रिंक होना चाहिए। एटम मस्ट कोलैप्स या श्रिंक, बट वी नो दैट एटम इज स्टेबल। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फॉल करेगा तो एटम क्या होना चाहिए? एटम मस्ट बी अनस्टेबल, बट वी नो दैट एटम इज क्वाइट स्टेबल। सो अगर हम रदरफोर्ड की बात करते हैं कि रदरफोर्ड ने जब ये कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो इन पे फोर्स लगा हुआ है, तो फोर्स लगा हुआ तो ये क्या है? एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल है। और हम ये जानते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जो एक्सीलरेटेड मोशन में होता है दैट एमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है? अपनी एनर्जी को लॉस कर रहे हैं। किस रूप में? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब इनकी एनर्जी कम होती जाएगी तो इनका ऑर्बिट है दैट विल गो ऑन डिक्रीजिंग
और अल्टीमेटली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन किस में फॉल करेंगे, न्यूक्लियस में फॉल करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फॉल करेंगे तो एटम क्या होना चाहिए, अनस्टेबल, बट वी नो दैट एटम इज स्टेबल। सो इसकी लिमिटेशन क्या निकल के आ गई, हम ये कह सकते हैं कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, वाई एटम इज स्टेबल, इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब देखो थर्ड लिमिटेशन की बात करते हैं। थर्ड लिमिटेशन क्या है, जब रदरफोर्ड ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बेस के ऊपर क्या प्रूव कर चुके हैं कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को कंटिन्यूसली एमिट करेंगे, दे विल लॉस एनर्जी कंटिन्यूसली। इसका मतलब हमें जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो मिलता है वो कैसा मिलना चाहिए, दैट मस्ट बी कंटिन्यूस। लेकिन जो हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा देखते हैं वो कैसा होता है, दैट इज ओनली लाइन स्पेक्ट्रम, दैट इज नॉट कंटिन्यूस, सो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल लाइन्स। सो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम। रदरफोर्ड के अनुसार स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए था, दैट मस्ट बी कंटिन्यूस, बट हम जो ऑब्जर्व करते हैं वो किस प्रकार का होता है, लाइन स्पेक्ट्रम होता है, या तो लाइन एमिशन या लाइन ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रा होता है, जिसको हम नेक्स्ट मॉडल में डिस्कस करेंगे, बोर्स मॉडल में। तो ये था हमारे पास में कंसेप्ट, लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज गिव ए लाइक, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।